सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गुदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 2 या तमाम हमारे जो खेल हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की अंतिम ये क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी है और हम जितने भी हमारे गेम्स हैं उनमें से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पहले बने हैं और क्या बन सकते हैं या उनको अपडेट कर दिया गया है, और ये तमाम जो प्रश्न है ये आपको हमारी आने वाली पुस्तक में हूबहू मिल जाएंगे। इनको लिखने या स्क्रीनशॉट लेने की कोई झंझट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कुछ दिन में पुस्तक जो है बाजार में आ जाएगी और उसके बाद आप पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। तमाम जो चीजें हैं वो आपके पास एक क्लिक के साथ आपके टेबल पर आ जाएगी। चलिए, आज का जो हमारी क्लास, आज की जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम राजस्थान में जो पीटीआई की भर्तियां हुई है उनमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ज्यादा जो विद्यार्थी हैं वो राजस्थान के, यहाँ पर आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि पहले 4 दिन या पहली 4 क्लासेस में जो आपने चीजें पढ़ी है उनमें से कितनी चीजें आपको यहाँ पर हूबहू देखने को मिल रही हैं। ये चीज आपको नोटिस करनी है, या फिर ऐसा देखना है कि अन्य जो राज्य में पेपर हुए हैं वहां से कितने प्रश्न उठाए जाते हैं, या फिर वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस चीज के ऊपर आपने ध्यान रखना है, हालांकि मैं साथ साथ आपको बताता हुआ चलूंगा। चलिए, राजस्थान पीटीए 2018 का ये एग्जाम जहां पर शॉर्टपुट लैंडिंग सेक्टर कितना है, शॉर्टपुट लैंडिंग सेक्टर मैं कॉपी तो नहीं कहूंगा, लेकिन शॉर्टपुट और जेवलिन के जो लैंडिंग सेक्टर है बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत एक साधारण प्रश्न है जो बार बार रिपीट होता रहता है। दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 34.92 34.92 इसका सेक्टर जो है वो रहता है। कई बार इसको 35 भी लिख दिया जाता है, तो अगर 35 लिखा हुआ मिले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह से अगर आप जेवलिन की बात करें तो बहुत बार उसको 29 भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, 29 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप शॉर्टपुट से संबंधित मेजरमेंट जो है वो देख रहे हैं। इस तरह का थ्रोइंग सर्किल होगा, यहाँ पर आप एग्जैक्ट तस्वीर देख रहे हैं और उस तस्वीर के साथ आपको ये भी बात जो है वो पता लग रही है। एक यहाँ पर खास बात क्या है, यहाँ पर एक स्टॉप बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर आप स्टॉप बोर्ड देख रहे हैं। ये स्टॉप बोर्ड एक अनोखी चीज है जो आपको पोल वोल्ट में नहीं मिलेगी, सॉरी, आपको हैमर थ्रो में नहीं मिलेगी, आपको डिस्कस में नहीं मिलेगी। हालांकि जो थ्रोइंग सर्किल है वो सेम ही रहेगा, लगभग वो थ्रोइंग सर्किल सेम ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ से जो पूछे जाने वाला बहुत प्रमुख प्रश्न है वो ये है कि इसका व्यास कितना रहेगा, इसका डायमीटर कितना रहेगा, डायमीटर कितना रहेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बात थ्रोइंग सेक्टर के कोण की बात हो रही है। तो ये लाइन अगर हम बात करें तो ये लाइन यहाँ पर आके मिलती है और इसका जो कोण है, इसका जो कोण है वो कितना रहेगा, 34.92 रहेगा। 34.92 इसका कोण रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जेवलिन और दोनों को आपने ध्यान रखना है, जेवलिन और दोनों को ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बार बार यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। पुरुषों में शॉर्टपुट का वजन क्या होगा, शॉर्टपुट का वजन पुरुषों के लिए क्या होगा। शॉर्टपुट का वजन जो पुरुषों के लिए 7.265 किलोग्राम रहेगा, 7.265 किलोग्राम रहेगा। यह भी एक बहुत चर्चित प्रश्न है। महिलाओं के लिए बात करें तो 4 किलोग्राम हो जाएगा, महिलाओं के लिए बात करें तो वो 4 किलोग्राम वजन जो है वो हो जाएगा, महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम वजन हो जाएगा। यहां पर आप पुनः देख सकते हैं कोण जो है वो 34.92, गोले का वजन या फिर शॉट का वजन 7.26 और महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम हो जाएगा, महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम। पेरी ओब्रायन तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है, हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं कि 1952 में पेरी ओब्रायन नामक व्यक्ति ने प्रथम बार इसको उपयोग किया। ओलंपिक स्तर पर पहली बार इसको उपयोग किया। इसी को ग्लाइडिंग तकनीक या फिर टी तकनीक या फिर डिस्को पुट भी किसकी तकनीकें हैं, शॉर्टपुट से संबंधित तकनीकें हैं। उसके बाद बात करते हैं एस। टेनिस का एक शब्द है, बैडमिंटन या टेनिस में ज्यादा उपयोग किया जाता है वैसे तो ये, क्या इसको कहेंगे हम, एक परफेक्ट सर्व जो आपको पॉइंट दिलाती है। एक परफेक्ट सर्व को क्या कहा जाता है, एस कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अभी हालांकि पिछले 4-5 साल में तो इसको आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन उससे पहले ये प्रश्न आपको हर टीजीटी पीजीटी एग्जाम में लगभग मिल जाता था। मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है, मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं, खासतौर पर फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं, उनको ये जानकारी होगी कि मर्डेका कप मलेशिया की तरफ होने वाला एक कप है, एक टूर्नामेंट है जहां पर भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। और राजस्थान के एकमात्र अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी मगन सिंह जी राजवी, बीकानेर से जिनका संबंध है, ढींगसरी गांव है, और उनके जो पुत्र हैं विक्रम जी राजवी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर में उनकी
खबरें जो हैं वो छपती रहती है। वहाँ पर जो बालिकाएं हैं उनके लिए फुटबॉल में वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, और बहुत सारी बालिकाओं ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व हर साल वो करते हैं और राजस्थान के फुटबॉल को डोमिनेट कर रही हैं। ऐसा मान सकते हैं कि हर टूर्नामेंट ढींगसरी गांव की लड़कियां जो है वो जीत रही है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय टीम की तरफ से भी कुछ लड़कियां जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। तो मगन सिंह जी राजवी जो है उन्होंने मर्डेका कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके चलते उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान के एकमात्र अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी हैं, तो आप मर्डेका कप को इस कहानी के जरिए भी याद रख सकते हैं। मर्डेका कप फुटबॉल के साथ संबंध है, स्वेटलिंग कप टेबल टेनिस के साथ संबंध है। तो ये देखिए कप कितने महत्वपूर्ण है। अब कप ऐसा नहीं है कि हर एक गेम के अंदर आपको जो कप बताए गए हैं 10-12 प्रमुख ट्रॉफियां बताई गई है, 10-12 की 10-12 नहीं पूछी जाती है। हर एक गेम से 2-3 प्रमुख ट्रॉफीज हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो हर गेम, अगर मान लीजिए कि 15-16 गेम है आपके पास, तो हर गेम से 2-3 प्रमुख ट्रॉफीज जो चिन्हित कर लीजिए सबसे पहले तो। उसके बाद वो 50 नाम याद कर लीजिए। हर गेम का अगर एवरेज मान के चलें 3 ट्रॉफीज याद करें, कहीं 2 हो जाएंगी, कहीं पर 4 हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप याद करके चलें तो आपको मात्र 50 नाम एक बार याद करने, और यहां से आपको 1 या 2 अंक जो है या फिर 1 या 2 आपको प्रश्न जो है वो लाजमी मिल जाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। तो स्वेटलिंग कप टेबल टेनिस से संबंध है। धिंग एक्सप्रेस हिमा दास, अब ये एग्जाम जो है वो 2018 का है। 2018 के आसपास हिमा दास ने जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है वहां पर 400 मीटर में इन्होंने शायद बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, मेडल भी इन्होंने जीता था। तो उसकी वजह से ये प्रश्न पूछा गया था, धिंग एक्सप्रेस। इसके अलावा प्योली एक्सप्रेस, पीटी उषा का नाम है, ये हम बार बार अध्ययन कर रहे हैं। कबड्डी में रेड का एक समय क्या होता है कि जब आप अटैक पर जाते हैं, जब आप रेड पर जाते हैं, तो आपके पास कितने सेकंड का समय होता है कि आप जाएं और अपनी रेड पूरी करके आए। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप रेड पर जाते हैं तो रेड को मानने के लिए आपको बॉक लाइन को टच करना अनिवार्य है, और 30 सेकंड का आपके पास समय है कि आप जाएं, और या तो आप 30 सेकंड का समय आप सुरक्षित वापस आ जाएं, या फिर आप अंक वहां से लेकर आए। तो आपके पास समय कितना रहेगा? 30 सेकंड का समय आपके पास रहेगा अपनी रेड को पूरा करने के लिए। न्यूनतम रनवे कितना रहेगा लंबी कूद में? 40 मीटर। हम जानते हैं कि हमारे पास रनवे जो है उसकी लंबाई 40 से 45 मीटर है। उसकी लंबाई कितनी है? 40 से 45। तो न्यूनतम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। आजकल ऐसे प्रश्न जिसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है कि आप यहां पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करते हैं, लेकिन प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है। 40 से 45 मीटर रनवे की लंबाई है, 40 न्यूनतम है और 45 अधिकतम है। और चौड़ाई कितनी रहेगी? 1.22। जो एथलेटिक्स में लेन की लंबाई है, लेन की चौड़ाई है, वही क्या रहेगी यहां पर रनवे की। आप इस तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, ये जो आप नीले रंग की पट्टी देख रहे हैं यही क्या है? रनवे है। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रहेगी? 1.22 रहेगी, और लंबाई जो है वो 40 से 45 मीटर के बीच में रहेगी। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं? टेक ऑफ बोर्ड जो है वो देख रहे हैं, टेक ऑफ बोर्ड देख रहे हैं, लैंडिंग एरिया, ये सारी तमाम जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। 7 से 9 मीटर इसकी लंबाई रहेगी, चौड़ाई जो है वो 2.75 से लेकर 3 मीटर तक रहेगी, रेत की गहराई जो है वो 30 सेंटीमीटर तक रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी में पेनल्टी शूटआउट का समय। हॉकी में पेनल्टी शूटआउट, देखिए फुटबॉल में जैसे पेनल्टीज लगती हैं, हॉकी में पहले उसी तरह से पेनल्टीज लगा करती थी कि आप गोल के सामने एक स्पोर्ट था, एक बिंदु जो है वो चिन्हित किया होता था, और वहां से आप बॉल को स्टेबल करके शॉट लेते थे जैसा फुटबॉल में होता है। लेकिन नियमों के अंदर परिवर्तन हुआ और अब 25 यार्ड से खिलाड़ी जो है वो गेंद को लेकर जाता है, और गोलकीपर के साथ 1-on-1 की परिस्थिति होती है। गोलकीपर अपना गोल छोड़ के बाहर आ सकता है, और जो व्यक्ति है, जो हॉकी का खिलाड़ी है, उसको करना क्या होगा कि गोलकीपर को छकाना होगा और गोल करना होगा, ये उसका काम है। तो अब ये जो पूरी प्रोसेस है कि मान लीजिए कि अगर ये गोल है, अगर मान लीजिए ये हॉकी का मैदान है, यहां पर ये हॉकी का मैदान है, और यहां से एक खिलाड़ी गेंद को लेकर चलेगा और यहां गोलकीपर होगा, और ये पूरी प्रोसेस 8 सेकंड का समय दिया जाएगा। 8 सेकंड में या तो ये गोल करेगा या फिर गोल के ऊपर ट्राई लेगा। अब गोल होता है नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन इसके पास यहां से बॉल लेकर जाके और गोल के अंदर शूट करने के अंदर 8 सेकंड का इसको समय मिलेगा। तो ये सेकंड जो 8 है वो क्या है कि एक खिलाड़ी को अपने टर्न को पूरा करने, जब वो गेंद को टच करेगा, टच करने से लेकर गोल पे शूट करने तक का जो समय है, वहां तक 8 उसको सेकंड मिलेंगे। बास्केटबॉल में ऑफेंस पर खिलाड़ी का मुख्य लक्ष्य है।
ऑफेंस पर कौन खिलाड़ी है? दो शब्द है, एक है डिफेंस, एक है ऑफेंस, बार बार बताया जा रहा है, खेलों की शब्दावली है ये। डिफेंस का मतलब रक्षात्मक खिलाड़ी, जो बचाव करेगा, और ऑफेंस का मतलब जो अटैक कर रहा है, आक्रामक खिलाड़ी जो है। अब डिफेंस और ऑफेंस खिलाड़ी, ऐसा नहीं है कि ये डिफेंस में खेलता है तो ये डिफेंसर, ये डिफेंडर है। डिफेंस और ऑफेंस गेम की परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं कि अगर आपकी टीम के पास बॉल है तो पूरी की पूरी टीम क्या है? अटैकर है, ऑफेंस पे है। अगर आपकी टीम के पास बॉल नहीं है तो पूरी की पूरी टीम क्या है? आपकी डिफेंस पर है, कि आप सारे के सारे अपने गोल को बचाने का प्रयास करेंगे। जब आपके पास बॉल है तो सारे के सारे गोल करने का प्रयास करते हैं, बेशक वो पीछे पीछे खेल रहे हैं, लेकिन उसका काम क्या रहेगा? गोल करने में योगदान करना जो है वो प्रमुख काम रहेगा। तो यहां पर पूछा जा रहा है बास्केटबॉल में ऑफेंस पर खिलाड़ी का मुख्य लक्ष्य क्या है, कि जब आपकी टीम के पास बॉल है, या फिर आपकी टीम के जो आगे खिलाड़ी खेल रहे हैं अटैक में, या फिर जो ऑफेंस में खिलाड़ी खेल रहे हैं, आपकी टीम के पास जब बॉल है तो आपका प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो प्रमुख लक्ष्य आपका है स्कोर करना। यहां पर जो अन्य ऑप्शन दिए थे वो रिबाउंड दिए हुए थे, कि आप गोल के ऊपर जो बॉल लगेगी उसको कैच करने का प्रयास करोगे, लेकिन कैच करने के बाद आप अल्टीमेटली प्रयास तो स्कोर करने का ही करेंगे। तो यहाँ पर बास्केट करना, स्कोर करना, ये प्रश्न अब केवल बास्केटबॉल नहीं है, हॉकी में पूछा जा सकता है। यहाँ पर बास्केटबॉल की जगह फुटबॉल कर दें, हॉकी कर दें, हैंडबॉल कर दें, तो भी ये बिल्कुल सटीक बैठेगा यहाँ पर, कि जो ऑफेंस पर खिलाड़ी उसका मुख्य लक्ष्य हमेशा स्कोर करना ही रहेगा, और जो डिफेंस पे है उसका मुख्य लक्ष्य हमेशा गोल को बचाना ही रहेगा। 33वां ओलंपिक कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। 34वां कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा। 35वां कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। क्रम के बारे में कई बार पहले चर्चा जो है हमारी हो चुकी है, फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा इसके संबंध में आपको बता देता हूं। ये क्रम जो है आपने बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। टीजीटी पीजीटी लेवल पर बहुत बार 2016 से अगर बात करें, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, वैसे तो आपको सारे क्रम याद होने चाहिए, लेकिन यहां पर रियो ओलंपिक, टोक्यो, पेरिस, और यहां पर लॉस एंजलिस, और यहां पर ब्रिस्बेन, यहां पर ब्रिस्बेन। ये तो सारे के सारे समर ओलंपिक्स। अगर हम यही बात करें विंटर ओलंपिक्स की, तो विंटर ओलंपिक्स में हम कह सकते हैं 2022 के जो ओलंपिक है वो कहां पर हुए हैं? बीजिंग में हुए हैं। 2026 के ओलंपिक जो है वो कहां पर हो रहे हैं? मिलानो और कोर्टिना। 2030 के ओलंपिक कहां होने जा रहे हैं? फ्रेंच अल्प्स में हो रहे हैं। और 2034 के ओलंपिक कहां होने जा रहे हैं शीतकालीन? ये हो रहे हैं सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक यूएसए, ओहाना, या फिर ऐसा कोई एक नाम यहां पर और है। तो आपने ध्यान रखना है ये सारे के सारे समर और ये विंटर ओलंपिक। यहां से प्रश्न जो है वो पूछे जाने की खूब संभावना आगे आने वाले एग्जाम्स में रहेगी, तो इनको आप चिन्हित करके जरूर रख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं, और एक सही जगह पर आप इनको उतार सकते हैं। हालांकि बुक में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किसी एक को दिए हैं, और ये व्यक्ति का नाम क्या? पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद व्यक्ति का नाम है। और ये भी बहुत, अगर पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार में ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। वनडे वंडर्स पुस्तक इसकी है, सुनील गावस्कर की है, इनके साथ इनकी सनी डेज, सनी डेज और एक आइडल्स नाम से भी इनकी एक पुस्तक है। तो ये दो पुस्तक और है, एक वनडे वंडर्स इनकी पुस्तक है। तो पुस्तकों से भी प्रश्न जो है वो खूब पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रथम अर्जुन, अगर बैडमिंटन की बात करें तो प्रथम प्रथम अर्जुन पुरस्कार एन एम नाटेकर और मीना शाह को, प्रथम द्रोणाचार्य एस एम आसिफ को, प्रथम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पुलेला गोपीचंद को। पुलेला गोपीचंद वो खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार 1999 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2001 में, द्रोणाचार्य 2009 में, पद्मश्री 2005 में, और पद्म विभूषण जो है वो 2014 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है शटलर्स फ्लिक। शटलर फ्लिक इनकी पुस्तक का नाम है। और शटलर किसको कहते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहा हूं इन चीजों को। शटलर किसको कहते हैं? शटलर बैडमिंटन के खिलाड़ी को कहते हैं। शटलर किसको? बैडमिंटन। और इसी तरह से अगर पैडलर कहें,
पैडलर किसको कहा जाएगा? टेबल टेनिस के खिलाड़ी को कहा जाएगा। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को कहा जाएगा क्या? पैडलर। प्यूजिलिस्ट किसको कहा जाएगा? प्यूजिलिस्ट बॉक्सिंग के खिलाड़ी को कहा जाएगा। बॉक्सिंग का जो खिलाड़ी उसको प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। तो खिलाड़ियों के उपनाम भी ध्यान रखने हैं। भारतीय जो बास्केटबॉल टीम है उसको क्या कहा जाता है? यंग केजर्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? यंग केजर्स कहा जाता है। और इंडियन क्रिकेट टीम है ब्लू टाइगर्स या फिर मैन इन ब्लू कहा जाता है, उनको मैन इन ब्लू कहा जाता है। तो इनके जो खिलाड़ियों की या टीमों के जो उपनाम है वो भी जरूर ध्यान रखिएगा, खिलाड़ियों की या फिर इनके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पीटीए सेकंड और थर्ड ग्रेड 2013 भारत के फ्लाइंग सिख कौन है? भारत के फ्लाइंग सिख, बहुत यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। मिल्खा सिंह जो है वो भारत के फ्लाइंग सिख हैं। भारत के फ्लाइंग सिख है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसी एक तथ्य को थोड़ा सा और यहाँ पर हम गहराई से देखें तो उपनाम फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल आयूब खान ने इनको ये खिताब दिया था 1960 में। 1960 में खिताब दिया था। लेकिन ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो आप मूवी में देखते हैं अब्दुल खालिक नाम से इनके जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनको फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और कब कहा? 1956 में कहा। यानी कि भारत ने पहले पाकिस्तान के जो धावक हैं उनको उपनाम दिया फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया। तो फिर पाकिस्तान ने 1960 में मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया है। ध्यान रखना ये बात कि पहले हमने खिताब दिया उनको या फिर उनके धावक अब्दुल खालिक को फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया, उसके बाद उन्होंने फ्लाइंग सिख का खिताब हमें दिया 1960 में। दोनों ही चीजें ध्यान रखना। अब अगर मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया कौन है, नीचे मिल्खा सिंह का नाम हो तो ये फ्लाइंग देखकर आप इसको गलत मत कर दीजिएगा। फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया तो अब्दुल खालिक है, लेकिन फ्लाइंग सिख कौन है? मिल्खा सिंह है। दोनों ही बातें अलग अलग आपने ध्यान रखनी है। लिम्बाराम का संबंध, लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। राजस्थान के तीरंदाज हैं, राजस्थान के तीरंदाज हैं और इनको राजस्थान का अर्जुन भी कहा जाता है। राजस्थान का अर्जुन भी कहा जाता है। और लिम्बाराम जो है अगर इनकी आप जीवन के संबंध में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्पेशल एरिया गेम्स हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्पेशल एरिया गेम्स नाम की जो स्कीम है उसकी ये देन है कि जो आदिवासी हमारा राजस्थान का इलाका है वहां पर जो कैंप्स लगे वहां पर इनकी खोज हुई है, वहां पर इनकी खोज हुई है। आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि जेनेटिक्स के हिसाब से या फिर वातावरण के हिसाब से कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ के लोग प्राकृतिक रूप से अपने आप अच्छे हो जाते हैं या फिर कल्चर के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि भारत में क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी अगर देखने लगे तो बहुत खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे, क्रिकेट की नॉलेज रखने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप ब्राजील में जाएंगे तो आपको फुटबॉल के खिलाड़ी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा खिलाड़ी वहां पर फुटबॉल के आपको मिल जाएंगे। भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर आप वाटर स्पोर्ट्स के रूप में अगर किसी को देखना चाहते हैं तो आप कहाँ देखिए, जो तटीय क्षेत्र है वहां पर आप वाटर स्पोर्ट्स के रूप में जो खिलाड़ी अच्छे करते हैं वो देखिए, तैराक जो है आपको वहां मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपको तीरंदाजी के खिलाड़ी देखने हैं तो आपको आदिवासी इलाकों में देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका अब व्यवसाय कह लीजिए या फिर शिकार करना या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी पारंपरिक चीजें हैं वो सारी की सारी, तो उसमें उनको महारत हासिल होती है। तो स्पेशल एरिया गेम्स की देन कौन है? लिम्बाराम जी हैं, जिनको राजस्थान का अर्जुन भी कहा जाता है। और एक तथ्य आपने देखा होगा, जब हमने 1988 सियोल ओलंपिक में भारत पहली बार तीरंदाजी में भाग लेने के लिए जाता है और इस सियोल ओलंपिक में भारत के जो प्रमुख निशानेबाज जाते हैं वो लिम्बाराम जी जाते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। हालांकि तीरंदाजी जो है, आर्चरी जो है, वो ओलंपिक में शामिल कब हो जाता है? 1972 में हो जाता है, लेकिन भारत ने पार्टिसिपेट कब किया? 1988 में किया। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से फुटबॉल की अन्य जो ट्रॉफी है, मीर इकबाल ट्रॉफी हो जाएगा, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी है, सुब्रतो कप है, ये सारे के सारे राष्ट्रीय ट्रॉफी है भारत की। कोई कॉलेज के स्तर पे चल रही है, कोई जूनियर स्तर पर चल रही है, कोई स्कूल स्तर पर चल रही है। और संतोष ट्रॉफी ये जो है वो भारतीय पुरुष की नेशनल ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी क्या है? भारतीय पुरुष का राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फुटबॉल आप जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर संतोष ट्रॉफी को आप जरूर चिन्हित कर लीजिए, सुब्रतो कप को चिन्हित कर लीजिए, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंग पोंग या फिर किसका उपनाम है? पिंग पोंग किसका उपनाम है? पिंग पोंग, गोसिमा, वीप, वहीप, वाप वीप या फिर फ्लिप फ्लॉप, ये कुछ 4 नाम हैं जो टेबल टेनिस के संबंध में महत्व रखते हैं। तो पिंग पोंग और
कोसीमा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप, ये दो तीन नाम आपने ध्यान रखने टेबल टेनिस के उपनाम के संबंध में। उपनाम के संबंध में, उपनाम के संबंध में आपने ये बातें ध्यान रखनी है। चलिए, पूर्वी चंदेला। अब ये पूर्वी चंदेला, यहाँ पर नाम इनका ठीक क्या है? अपूर्वी चंदेला इनका ठीक नाम है। अपूर्वी चंदेला का संबंध कहाँ से है? जयपुर से संबंध है और शूटिंग की खिलाड़ी है ये। शूटिंग की क्या है? खिलाड़ी है अपूर्वी चंदेला। संबंध इनका शूटिंग से है। और वैसे इनका निवास स्थान कहाँ पर है या फिर कौन से जिले से इनका संबंध है? जयपुर से इनका संबंध है। ठीक ऐसी ही प्रोफाइल और किसकी है कि जो जयपुर से संबंध रखते हैं और शूटिंग के ही खिलाड़ी हैं? तो एक और खिलाड़ी अन्य कौन है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के संबंध में भी ध्यान रखना, पैरा शूटिंग से उनका संबंध है और जयपुर से उनका संबंध है। दोनों ही चीजें आपने ध्यान रखनी है। अभिजीत गुप्ता राजस्थान के शतरंज खिलाड़ी हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर मैं वर्ष में गलती नहीं कर रहा हूं तो लगभग 2013 के आसपास के वर्ष की बात है। शतरंज में अभिजीत गुप्ता अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। राजस्थान के ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। राजस्थान पीटीए थर्ड ग्रेड 2011। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? स्थापना के बारे में प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। स्थापना की बात करें तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ 1926 में स्थापित होता है और ठीक इसी वर्ष में भारत में भी टेबल टेनिस का एसोसिएशन स्थापित हो जाता है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI और ITTF दोनों की स्थापना कब हो रही है? 1926 में हो रही है। मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष मेघना अहलावत है। मेघना अहलावत है। और इनको भी ओलंपिक में शामिल कब किया गया? 1988 सियोल में किया गया है। भारतीय बास्केटबॉल टीम ने ओलंपिक में भाग कब लिया? 1980 में। 1980 में एक अन्य चीज और हुई है, वो भारतीय हॉकी टीम ने, भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष की बात कर रहा हूं, स्वर्ण पदक जीता है। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने, हॉकी टीम ने भाग लिया प्रथम बार भाग लिया। एक अन्य और यहां पर फैक्ट ध्यान रखना है कि इसी वर्ष में पीटी उषा ने प्रथम बार भाग लिया। प्रथम बार भाग लिया 1980 के संबंध में। ये तीन चीज और ये चौथी चीज आपने, ये चार चीजें यहां पर ध्यान आपने रखनी है। ये चार चीजें आपने यहां पर ध्यान रखनी है। कबड्डी मैच की समयावधि क्या है? कबड्डी मैच जो है वो कितने मिनट में होता है, फिर कितनी उसकी कुल समयावधि है? तो 20-20 मिनट के यहाँ पर दो हाफ हैं। कबड्डी में 20-20 मिनट के दो हाफ जो है वो खेले जाते हैं। और इन दो हाफ में अगर हम बात करें समयावधि 20-5 मिनट का बीच में ब्रेक मिलेगा। और बात महिलाओं की करें तो यहाँ पर समय जो है वो 5-5 मिनट कम हो जाएगा। यहाँ पर 15-5-15, पुरुषों के लिए 20-5-20। कुल खिलाड़ी जो है आजकल 14 हो गए हैं। यहाँ पर चेंज हुआ है थोड़ा सा, ये ध्यान रखिएगा। 7 इसमें खेलने वाले हैं और रोलिंग सब्स्टिट्यूट यहाँ पर होता है। टाइम आउट जो है वो कितने दिए जाएंगे? 2 टाइम आउट प्रत्येक हाफ में दिए जाएंगे और 30 सेकंड जो है वो टाइम आउट का समय होगा। ये जो बारीकियां हैं, यहाँ से आजकल प्रश्न आ रहे हैं, टाइम आउट कितने का है, ब्रेक कितने का है, कुल खिलाड़ी कितने हैं, खेलने वाले कितने हैं यहाँ से, और सब्स्टिट्यूट कितने कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न अच्छे पूछे जाते हैं आजकल। तो इनके संबंध में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बास्केटबॉल में 3 पॉइंट क्षेत्रफल कितना है या फिर 3 पॉइंट एरिया जो है कितनी दूरी पर होगा? 3 पॉइंट एरिया कितनी दूरी पर होगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। 3 पॉइंट कितनी दूरी पर होगा, इसके संबंध में अगर हम बात करें, यहाँ देखिए आप, 3 पॉइंट एरिया की बात हो रही है। यहाँ से हम बात करें, अगर रिंग से बात करें, इस बिंदु से बात करें, तो यहाँ से लेकर 3 पॉइंट एरिया तक ये जो डिस्टेंस बताई जा रही है 6.75 मीटर बताई जा रही है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बास्केटबॉल की बात करें तो 28 × 15 मीटर, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। जो मध्य सर्किल है, मध्य केंद्रीय वृत्त जो है, इसके अगर व्यास की त्रिज्या की बात करें तो 3.60 मीटर, या फिर इसको 1.80 भी लिख सकते हैं हम, 1.80 मीटर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके अलावा 3 पॉइंट एरिया का 6.75 मीटर, और इसके अलावा फ्लोर से रिंग जो है वो कितना दूर है,
3.05 मीटर। ये भी बहुत पूछा गया है और आने वाले समय में अभी पूछना शुरू कर दिया है। यहाँ पर कुल नियम कितने हैं? 8 नियम है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में कुल नियम कितने हैं? 8 नियम है। इसके अलावा इसकी जो वॉयलेशन है 3 सेकंड, 8 सेकंड, उनके संबंध में भी ध्यान रखना, वो वॉयलेशन में पूछे जाते हैं। 10 कुल वॉयलेशन इसमें होते हैं। तो ये इतनी संख्या आपने ध्यान रखनी है, बास्केटबॉल में ये खूब पूछी जाती है। तो रिंग से लेकर आपका जो 3 पॉइंट की जो लाइन है, 3 पॉइंट लाइन जो है वो कितनी दूरी पर है? 6.75 मीटर की दूरी पर है। 6.75 मीटर की दूरी पर है। फुटबॉल का वजन कितना है? 410 से 450 ग्राम। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हमने एक दिन या 2 दिन पहले भी इसके बारे में जिक्र जो है वो किया था। 410 से 450 ग्राम फुटबॉल का वजन रहेगा। अगर फुटबॉल के परिधि की बात करें तो 67 टू 68 सेंटीमीटर या फिर 27 से 28 इंच। ये भी आपने ध्यान रखना है। वॉलीबॉल में ओवरहेड पास जो दिया जाएगा उसमें दोनों हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया जाएगा। अब ये प्रश्न पूछा गया वहां पर हथेली का उपयोग किया जाएगा, एक हाथ का उपयोग किया जाएगा, तो वहां पर सही क्या था? दोनों हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया जाएगा और गेंद को सेट करने का काम जो है वो किया जाएगा। गेंद को सेट करने का, ताकि अगला खिलाड़ी जो है स्मैश कर सके या स्पाइक कर सके। लेट बार बार आ रहा है भाई, मुझे लग रहा है कि मैं 4 दिन में इसको 4-5 जो क्लास हुई है हर दिन इस लेट शब्द को मैं प्रयोग करता हूँ। लेट शब्द टेबल टेनिस में भी होगा, बैडमिंटन में भी होगा, टेनिस में भी होगा, तीनों के अंदर ये प्रयोग होगा। हाँ, तीनों एक साथ कभी भी आपको दिए हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन लेट शब्द जो है वो इन तीनों के अंदर प्रयोग होगा। ये होता क्या है कि जब रैली टूट जाती है लेकिन किसी खिलाड़ी को पॉइंट नहीं मिलता, तो उस समय लेट का उपयोग किया जाता है कि आप दोबारा खेल शुरू किए, दोबारा खेलना शुरू करें। पेले का संबंध किसके साथ है? फुटबॉल के साथ है। और पेले ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने फुटबॉल का द ब्यूटीफुल गेम कहा, द ब्यूटीफुल गेम कहा था। पेले है, मैराडोना है, रोमारियो, रोनाल्डो, ये सारे के सारे फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी रहे हैं। तो कई बार खिलाड़ियों के संबंध में भी प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध कौन से देश के साथ या फिर कौन से खेल के साथ है। माका ट्रॉफी, यूनिवर्सिटी लेवल पर ये ट्रॉफी जो है वो प्रदान की जाती है। माका ट्रॉफी के संबंध में भारत की सबसे पुराना खेल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। हालांकि खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, ये किसको दिया जाएगा? टीम को दिया जाएगा, या फिर कॉलेज को, या फिर यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। इस पुरस्कार का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के सम्मान में रखा गया था। और यहाँ पर जो ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है 1956-57 का पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? पिछले 1 वर्ष में अंतर विश्वविद्यालय ट्रॉफी में शीर्ष प्रदर्शन के लिए किसी संस्थान या फिर विश्वविद्यालय को दिया जाता है एक रोलिंग ट्रॉफी है। एक रोलिंग ट्रॉफी है, यानी कि ये ट्रॉफी वही रहती है, वो जगह बदलती रहती है। इस बार इस 1 साल के लिए यहाँ रही, 1 साल के यहाँ, रोलिंग ट्रॉफी है। उसी ट्रॉफी को आगे पास ऑन किया जाता है। माका ट्रॉफी शामिल है जो हर साल विजेता को दी जाती है, जहां पर 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? गुरु नानक यूनिवर्सिटी जीती है, अमृतसर। अमृतसर की गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे अधिक बार ये ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही है। कुश्ती में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको प्राप्त है? कुश्ती में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको प्राप्त है? हवलदार उदयचंद को। हवलदार उदयचंद को प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है कुश्ती में। तो जितने भी व्यक्ति हैं जिनको अपने अपने खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, अगर कोई महिला है तो उसको ज्यादा विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। तो पुरस्कार के संबंध में ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। राजस्थान पीटीआई 2011 डिस्कस का भार कितना रहेगा? पुरुष के लिए 2 किलोग्राम रहेगा। पुरुष के लिए 2 किलोग्राम और महिला के लिए 1 किलोग्राम डिस्कस का भार रहेगा। और अगर हम शॉर्ट पुट की बात करें तो 7.26 और वहां पर 4 किलोग्राम पुरुष और महिला के लिए। ऑफसाइड नियम फुटबॉल में ही ऑफसाइड नियम है, फुटबॉल में ही सडन डेथ है, फुटबॉल में ही थ्रो इन है। इसी तरह से कुछ ये महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जो केवल फुटबॉल में उपयोग की जाती हैं। ऑफसाइड आपको बहुत ज्यादा बार यहाँ वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। सडन डेथ आपको खूब मिल जाएगा फुटबॉल के संबंध में। नेहरू कप का संबंध भी कहाँ पर है? फुटबॉल के साथ है। नेहरू कप जो है दिल्ली में हुआ करता था और एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, इंटरनेशनल प्रतियोगिता है, जहाँ पर दूसरे देश जो कोलंबिया वगैरह, और ये कोलंबिया तो नहीं लेकिन इसी तरह के जो कुछ अफ्रीका के देश, कुछ यहाँ के एशिया के देश, 5-7 देश मिलकर इसको खेलते हैं। इन्विटेशनल प्रोग्राम है, इन्विटेशनल प्रतियोगिता है, यहाँ पर इन्विटेशन से आते हैं।
डबल फोल्ड का संबंध किसके साथ है? टेनिस के साथ है। डबल फोल्ड का संबंध टेनिस के साथ है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ऑफसाइड नियम भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, लगभग आप सभी रिपीट होते हुए अब क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान पीटीए फर्स्ट ग्रेड 2022 में जो एग्जाम हुआ है, ओलंपिक में तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय भारतीय प्रतिभागी कौन है या फिर खिलाड़ी कौन है? प्रतिभागी या फिर खिलाड़ी कौन है? भवानी देवी है। कौन है? भवानी देवी है प्रथम खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। यदि दो भारोत्तोलकों ने एक ही समान भार उठाया है तो विजेता कौन होगा जिसका बॉडी वेट कम हो? अगर दो खिलाड़ियों ने एक जितना भार उठाया है तो उनमें से विजेता किसको घोषित किया जाएगा? जिसका खुद का बॉडी वेट जो है वो क्या है? कम है। खुद का बॉडी वेट क्या है? कम है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है? साजन प्रकाश है। अब ये साजन प्रकाश का प्रश्न जो आया है ये कहां से आया है? देखिए, ये जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम की तारीख क्या थी? 21 अक्टूबर 2022 इसकी तारीख थी। और उससे थोड़ा पहले लगभग अगस्त सितंबर के आसपास राष्ट्रीय खेल हुए हैं। और राष्ट्रीय खेल में साजन प्रकाश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इन्होंने नेशनल गेम्स का नहीं पूछा, इन्होंने नेशनल गेम्स के बहाने, करंट के बहाने तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो खिलाड़ी ऐसे इवेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करता है उसके जीवन के संबंध में जो किताब है, जो जो भी उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बास्केटबॉल की खोज हुई 1891 में। जेम्स नाइस्मिथ ने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में इन्होंने स्थापना की। वाईएमसी की ये फैसिलिटी है, अमेरिका की ये बात है। 1891 बास्केटबॉल से संबंधित सही वर्णन, सही कथन इनमें से कौन कौन से हैं? रिंग का व्यास 18 इंच, रिंग का व्यास 18 इंच, इसको 18 इंच कह लीजिए चाहे या इसको 45 सेंटीमीटर कह लीजिए। 45 से 46 सेंटीमीटर ज्यादा ठीक रहेगा। 45 से 46 सेंटीमीटर ज्यादा ठीक रहेगा। कुल नियम कितने हैं? 8 इसके क्या है? कुल नियम है। केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या है? 1.80 है। अगर व्यास की बात करें तो 3.60 हो जाएगा। 3.60 मीटर हो जाएगा। 3.60 मीटर हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? शाइनी अब्राहम विल्सन। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में इन्होंने भारत के ध्वजवाहक बनने का जो कार्य है उनको सौंपा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। एकमात्र खिलाड़ी भी है ये कि जिनको भारत रत्न दिया गया। और कब दिया गया? 2014 में दिया गया था। 2014 फरवरी 2014 में इनको ये भारत रत्न दिया गया था। कांग्रेस की सरकार थी और बहुत ज्यादा आलोचना में थी उस समय सरकार, और उसी वर्ष इलेक्शन होने वाले थे तो उन्होंने कुछ वोट बटोरने के लिए कह सकते हैं या फिर कुछ लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए ये कार्य जो है वो किया था। हालांकि सचिन तेंदुलकर डिजर्व भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिल्कुल इलेक्शन से एकदम जस्ट पहले की बात है, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं उससे 2-3 महीने पहले की ये बात है। हैंडबॉल में एक हाफ कितने का होगा? 30 मिनट का एक हाफ जो है वो हैंडबॉल में रहेगा। अचंता शरत कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इनके संबंध में जो सही कथन है, 13 बार ये राष्ट्रमंडल खेलों के इनके पास मेडल हैं, 10 बार ये राष्ट्रीय चैंपियन है और पद्मश्री से ये सम्मानित है। यहां पर आप देख सकते हैं अचंता शरत कमल 2004 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2019 में पद्मश्री, 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस वर्ष में क्योंकि इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, उसी वजह से यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है, वहां पर जो प्रश्न आया है पेपर में वो इसी वजह से आया है कि इस वर्ष 2022 में जिस वर्ष में एग्जाम हो रहा है उसे 2-3 महीने पहले अगस्त में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो जो खिलाड़ी हैं उनके जीवन के बारे में ढंग से पढ़ के जाना। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू के साथ ये 2024 के ओलंपिक खेलों के उद्घाटन में ध्वजवाहक भी बने हैं। 2003 में शरद पहली बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में राष्ट्रीय चैंपियन बने। 2006 से 2010 तक कमल ने लगातार 5 बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती। एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने 10 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा इनके नाम राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण के साथ 13 कुल पदक भी हैं। और पिछले साल इसी वर्ष ये रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। तो इनके संबंध में अभी आने वाले जो एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड, वहां पर क्वेश्चन हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए। ओलंपिक स्तर पर जूडो शामिल हुआ 1964 टोक्यो में वॉलीबॉल भी शामिल किया गया है, तो दोनों को साथ में याद रखना। वॉलीबॉल भी
वॉलीबॉल भी टोक्यो में शामिल किया गया। और बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम नामची सिक्किम में ये है। नामची सिक्किम में बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम है। बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम है। चलिए भाई, तमाम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम हमारे कवर कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं ये सारे के सारे आपको हमारी जो बुक आ रही है उस बुक में एज इट इज मिल जाएंगे। जो छोटी मोटी गलतियां यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, तो वो भी वहां पर दुरुस्त करके आपको सौंपी जाएगी। जो भी यहाँ पर करेक्शन हुई है वो सारी की सारी करेक्शन करके वहां पर सौंपेंगे आपको। और इसके साथ ही वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर पसंद आती है तो वो जरूर कीजिए, उसमें कंजूसी जो है आपको नहीं बरतनी है। और इसी तरह से आप अध्ययन करते रहिए, सहयोग करते रहिए और साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।